नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। महाराष्ट्र के नए सरकार, ये देखने वाली बात होगी कि अब कौन होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी संग्राम का पटाक्षेप हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब साल 2019 में बीजेपी की महाराष्ट्र की सत्ता में आने से रोकने के लिए शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने वैचारिक विरोधी होते हुए महाविकास अघाड़ी के रूप में सियासी प्रयोग किया था। उद्धव ठाकरे के सिर सीएम का ताज सजा, लेकिन 31 महीने बाद महाविकास अघाड़ी सरकार का अंत हो गया है। आपको बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर आई, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने को लेकर शिवसेना और बीजेपी की 25 साल पुरानी दोस्ती टूट गई और शिवसेना ने एनसीपी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। विचारधारा के दो विपरीत छोर पर खड़ी पार्टियां सियासी मजबूरियों की वजह से साथ आई और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना। वहीं उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना महाराष्ट्र की राजनीति की ऐतिहासिक घटना रही, क्योंकि ठाकरे परिवार से संवैधानिक पद पर बैठने वाले वो पहले व्यक्ति बने। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कई उतार चढ़ावों से गुजरते हुए 2.5 साल पूरे तो किए, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों की बगावत ने उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी सरकार का अंत हो गया। ऐसे में शिवसेना ही नहीं, कांग्रेस और एनसीपी की भी सियासी तौर पर बड़ा झटका यहां लगा। इसी बीच एकनाथ शिंदे आज शाम मुंबई पहुंच जाएंगे। वो अपने साथ शिवसेना के बागी विधायकों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र लेकर आएंगे। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद बीजेपी शिवसेना ने बागी गुट के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार के गठन की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बीच नई सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। बीजेपी खेमे से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कुल 20 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हो सकते हैं और इसी तरीके से फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका है। क्या कुछ वो फॉर्मूला है वो भी आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम का पटाक्षेप हो चुका है। आपको बता दें कि अब नई सरकार के फॉर्मूले पर मंथन जारी है। फडणवीस के घर पर यह मंथन चल रहा है। उधर गोवा में शिंदे भी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये जो तमाम बैठकें हैं, इन जो बैठकों का दौर है वो कुछ इस कदर चलने लगा है कि नई सरकार ये समझ लीजिए कि आज रात या कल शाम तक बननी तय मानी जा रही है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में ज्यादा देर बीजेपी को सत्ता में आने में नहीं लगेंगे। बीजेपी लगातार ये कोशिश में थी कि जल्द से जल्द वो यहाँ पर काबिज हो और इसी को लेकर फडणवीस सरकार में शिंदे डिप्टी सीएम, 12 बागियों को भी इसका इनाम मिलेगा। अब संभावित लिस्ट भी कैबिनेट के सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जनता ने डिफीट किया था, वो पराभूत हुए थे और उसके बावजूद वो सत्ता में आ गए, तो उनको ये समझना था कि वो हार चुके हैं और केवल शिवसेना के वजह से वो लोग सत्ता में आ गए। फिर भी उन्होंने शिवसेना को ख़त्म करने की कोशिश की। शिवसेना के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोग जाते थे और उनका जो पराभूत उम्मीदवार है उसको वो ताकत देते थे और वहाँ से पब्लिकली अनाउंस करते थे कि ये आपका अगला विधायक रहेगा, ये आपके अगले एमपी बनेंगे। तो ये जो उनकी कोशिश है वो कोशिश हमारे आंखों के सामने हो रही थी और इसके बावजूद कि हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ये लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं और जनता का भी ये कहना है कि आपका जो ओरिजिनल विचार है, आपकी जो विचारधारा है, विचारधारा पे पॉलिटिकल पार्टी चलती है, तो उस विचारधारा को आप मत छोड़िए। उसके बावजूद भी 1-1.5 साल तक हमारा ये कहना माना नहीं गया। उसके बाद जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो महाराष्ट्र में हो गया। वहाँ पे दूसरे हमारे जो सहयोगी पार्टी है एनसीपी, उन्होंने जो हमें एमएलए दिए थे, जो हमको वोट करने वाले थे, तो इनके प्रवक्ता है शिवसेना के और संजय राउत, उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई
तो सब एमएलए संतप्त हो गए और इसका परिणाम आगे आने वाले एमएलसी के इलेक्शन में दिखाई दिया। और उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई है और मैं खुद प्रेस को ब्रीफ करता हूँ, तो मैंने खुला लेटर भी लिखा था उद्धव साहब को कि आज भी आप समझ के ये जो महाविकास आघाड़ी है उससे बाहर आ जाइए। हम लोग सब जो एमएलएस है वापस आपके पास आ जाएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे और आगे की रणनीति निश्चित करेंगे और बीजेपी के साथ एक अच्छी सरकार बना के हम लोग महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्यरत हो जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गया महाविकास आघाड़ी की तरफ से और वो भी मंजूर नहीं हुआ, इसलिए ये रेजिग्नेशन आ गया। और रेजिग्नेशन तो उद्धव साहब इतने सेंसिटिव है कि पहले उन्होंने हमारे बारे में एक हमको वीडियो निकाल के उनका भेजा था और उन्होंने अपील की थी यूट्यूब पे हमें कि उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर एक भी एमएलए शिवसेना का आके मुझसे इस्तीफा मांगे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन एक भी एमएलए मांगने के लिए नहीं गया क्योंकि हम लोग उनको बहुत चाहते हैं। इसके बावजूद भी जब पवार साहब वापस आ गए तो उनका वो जो ये था स्टैंड था उसमें चेंज हो गई और एक लीगल बैटल चालू हो गई महाराष्ट्र में, जिसमें एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की। बहुत बुरे स्टेटमेंट संजय राउत जी की तरफ से इशू किए गए जिसमें बहुत बुरी तरह से हमको उसमें उन्होंने संबोधित किया। उसमें हमको सुअर बोला गया, उसमें हमको मरा हुआ आदमी बोला गया, उसमें हमारे पोस्टमार्टम करने की बात की गई, हमारे फैमिलीज़ के बारे में बहुत गलत शब्द यूज़ किए गए। तो ये सब होने के बावजूद अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि ये जो एमएलएज है जिनका दिल आपने दुखाया है वो वापस आपके पास आए और आपके पास डिस्कस करे, तो इसके लिए कोई तैयार नहीं था। क्योंकि आज भी यही जो संजय राउत जी है आज भी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। आज उन्होंने स्टेटमेंट निकाला है कि आपने हमारे पीठ में खंजीर को ये किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने बिट्रे किया है क्या? हम लोग जनता के सामने गए थे और सेना भाजपा इकट्ठा गए थे और जनता ने जो मत दिया है वो भी सेना बीजेपी को दिया है, ना कि कांग्रेस और एनसीपी को दिया है। तो खंजीर किसके पीठ में ये किया है वो तो जनता जानती है। तो राउत जी ये तो ऐसी बात हो गई कि आप कुछ करो और उल्टा हमें ही बोलो। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसे ही कहावत है। तो ऐसे ये हो गया कि आप हमें बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमें जो भी मांगना था हमने हमारे सीएम साहब को हमारे पार्टी लीडर के पास मांगा है, उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ तो हमने बोल के हम लोग गए हैं। और आपको भी मालूम है कि इसके बारे में लोग नाराज़ हैं, तो आपको ये नाराज़गी निकालनी चाहिए थी। हम लोग लास्ट मोमेंट तक उनका इंतज़ार करते रहे, फिर भी हमसे ज़्यादा उनको एनसीपी पे प्रेम हो गया है, इसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपको मालूम है कि शिवसेना एक ऐसा पक्ष है जिसको एनसीपी 3 बार तोड़ चुकी है। तो इसके बावजूद भी अगर वो एनसीपी को ज़्यादा चाहते हैं तो उनका डिसीजन है, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हमारा आज कर्तव्य है वो महाराष्ट्र की जनता की तरफ है, उनको एक अच्छी सरकार देनी है। इसलिए हमारे जो सभी एमएलएज हैं उनके साथ शिंदे साहब की मीटिंग हो गई और हमने उनको पूरा ऑथराइज़ किया है कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो हम पे वो बाइंडिंग है। और वो मैसेज लेके आज वो मुंबई गए हैं, वो वहाँ बात करेंगे और फिर आगे जो भी करना है उसका डिक्लेरेशन वो या शिंदे साहब और फडणवीस साहब इकट्ठा करेंगे। तो उसके बारे में उनका प्रियोरिटी है, वो करेंगे। लेकिन जनता के मन में जो संभ्रम है कि ऐसा संभ्रम पैदा किया जा रहा है कि अभी मिनिस्टर्स के नाम फाइनल हो गए और उनके फोटोग्राफ्स भी आ रहे हैं टीवी पे। तो एक चाल रहती है कि हमारे जो एक हम लोग इकट्ठा है उसको तोड़ने की ये चाल है। किसी भी मिनिस्टर का नाम फाइनल नहीं हुआ है। ये जो नाम आ रहे हैं अगर आज ही वो मिल रहे तो नाम कैसे आ गए? नाम तो हमारे पास भी नहीं है, शिंदे साहब के पास भी नहीं है, तो ये नाम आए कहाँ से? तो ये पार्टी के जो एमएलए उसमें फूट डालने की एक कोशिश है। तो मेरी ये सबसे मुझे कहना है कि इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है और कोई भी इसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब केंद्र और राज्य सरकार इकट्ठा चलती है तो उस राज्य का विकास होता है। जिस राज्य में आज मैं बैठा हुआ हूँ वो गोवा राज्य है,
उसका कितना इतना ये हो गया विकास कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर में गोवा नंबर 1 पे है। जब सर्वे हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, तो उसमें गोवा का नाम आता है। इसका कारण ये है कि गोवा छोटा सा राज्य है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पूरी हेल्प करती है। तो झगड़ा करके क्या होता है, तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का विकास, तो महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में आता है, इट इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये जो हमारा महाराष्ट्र है सबसे संपन्न राज्य है, इंडिया का सबसे संपन्न राज्य है। तो उसके विकास के लिए केंद्र और राज्य में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन करके हम लोग साथ में चलेंगे। अभी आपको जो सवाल पूछने हैं मुझे एक मिनिट, काल ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरेंनी म्हटलेलं आहे केसरकर साहेब, एक एक विचार आपण मी तुम्हाला सांगितलेलं मी उशिरापर्यंत थांबतो, पण कृपया एक विचार असताना दुसरं विचार नाही, आता त्या बोलतायत ना, त्यांना बोलून दे, मग आपण बोला ना, माझी काहीच हरकत सर नाही। काल उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं की बाळासाहेबांच्या मुलाला अशा पद्धतीने मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार करण्याचा आनंद जर त्यांना मिळत असेल तर मिळू दे, मी पायउतार होतो। काय याबद्दल तुम्हाला म्हणायचंय? मला एकच सांगायचं आहे, जर सेना आणि भाजपमध्ये असं ठरलेलं होतं की अडीच वर्षानंतर मुख्यमंत्री वाटून घ्यायचं, तर 2.5 वर्षानंतर पायउतार व्हायलाच लागलं असतं ना, ती कमी। चलिए, तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से नई सरकार बनने जा रही है और अब ज्यादा समय इसमें नहीं रह गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कल रात ही इस्तीफा दे चुके हैं और उनके इस्तीफे के बाद फ्लोर टेस्ट भी कैंसिल हो चुके हैं और अब मंथन शुरू हो गया है। दोनों तरफ एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस अपने अपने निवास स्थान पर मंथन कर रहे हैं। गोवा में शिंदे हैं और मुंबई में देवेंद्र फडणवीस मंथन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके का प्रारूप निकलकर सामने आता है। बहरहाल इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जी नेता बीजेपी से मौजूद हैं, रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं और इसी के साथ विनोद शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले दुबे साहब आपके पास आना चाहूंगी। पूरे तरीके से मंथन शुरू हो चुका है, देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी नेता पहुंच गए हैं, पूरे तरीके से मंथन शुरू है। नया प्रारूप क्या कुछ रहने वाला है? तरह से महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है, कोई जैसे कल मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा शाम को सौंपा है, तो सभी लोग मिलकर नई सरकार का गठन कैसे हो और किस तरह से जो चुनी हुई सरकार होगी वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप कैसे काम करेगी, कि लोगों की काफी जन भावनाएं हैं सरकार को लेके और सरकार से काफी उम्मीदें होंगी। उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए सरकार अपनी कार्य प्रणाली बेहतर करे और जो सरकार बने, नई सरकार बने, वो लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो और आम आदमी को उसमें अपनी भागीदारी लगे कि हाँ ये मेरी सरकार है। ऐसे स्वरूप के साथ सरकार बनाने की कोशिश होगी और बाकी जो भी तय है वहाँ बैठ के जो सारे विधानसभा में चुन के आए हुए प्रतिनिधि हैं वो तय करेंगे। अगर हमें लगता है कि एक बेहतर सुखद महाराष्ट्र के लिए एक सुखद दृष्टिकोण के साथ ये सरकार जो नई बनेगी वो काम करेगी। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है यहाँ पर सीधे तौर पर, एक और राज्य कांग्रेस के हाथ से चला गया। जी देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी इन प्रकार हर जगह जो सत्ता काबिज होने का जो प्रयास कर रही है, कहीं न कहीं ये कल की जो घटना हुई है पूरी तरह से मैं ये कहूँगा कि ऑपरेशन लोटस जो इनका अनवरत चलने वाला गैर बीजेपी शासित राज्यों में ऑपरेशन लोटस जो चलता है वो उसकी ही जीत है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं अगर कही जाए, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि चुनी हुई सरकार, तो हमने मध्य प्रदेश में भी जनता ने वहाँ पे सरकार को चुना हुआ था, कर्नाटक में भी जनता ने सरकार को चुना हुआ था, गोवा में भी चुना हुआ था, मणिपुर में भी चुना हुआ था और आज जो महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी उसको भी कहीं न कहीं जनता ने ही चुना हुआ था। तो ये चुनी हुई सरकारें ही थी, लेकिन विडंबना ये है कि चुनी हुई सरकारों को गिराकर जनता के जनादेश का अपमान अगर कोई करता है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। ये देखने को मिल रहा है विगत कुछ सालों में जिस तरह से नोटतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल में लिया जा रहा है, ईडी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं ऑपरेशन लोटस को सफल बनाती है और वही सारी यंत्रणाएं मिल करके आज असत्यमेव जयते जो हुआ है, ऑपरेशन लोटस जो है वही जीता है और सत्य हारा है, लेकिन कुछ समय के लिए हारा है। जब यही जो विधायक जो टूट के लेकिन चले गए हैं, महाराष्ट्र में तो शिवसेना और महागठबंधन को ही तो दिया गया था जनता ने जनादेश, बीजेपी और शिवसेना को तो जनादेश दिया था।
ये तो बीजेपी सत्ता में ना आए इसलिए ये महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ। नहीं, जनता ने जनादेश अलग अलग पार्टियों को दिया था और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उसमें उनका जो एक लालच भरा था कि मुख्यमंत्री पद जो है उनको ही चाहिए, उसके अलावा वो समझौता करने को तैयार नहीं थे। तो कहीं न कहीं अगर दूसरी पार्टी भी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो जनता ने उनको भी जनादेश दिया है और उनकी भी भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान रखना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता था उस समय गठबंधन धर्म के अनुसार। लेकिन जहां तक देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए खुद ही मुख्यमंत्री पद चाहिए और खुद ही सरकार चलाने के मूड में थी, तो कहीं न कहीं बार बार, जैसा कि उद्धव साहब ने भी कहा है और शिवसेना के बड़े नेताओं ने भी कहा है कि बार बार उनको अपमान सहना पड़ा और जो अपमान वो झेल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ अपना गठबंधन छोड़ा और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वहाँ पे चली और बहुत अच्छे तरीके से चली। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से चली, लेकिन इन लोगों ने देखा कि किस तरह से धन बल के आधार पे और लालच जो इन्होंने दिया उसके आधार पे ये सरकार गिराने में कहीं न कहीं कामयाब हुए हैं। लेकिन जनता है जनार्दन, वो सब देख रही है और वो आने वाले चुनाव में इसका माकूल जवाब देने के लिए भी तैयार बैठी है। ठीक है विनोद शुक्ला जी, अब ये जो तमाम पटक्षेप हुआ है महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जो चल रहा था उसका, इसमें नई सरकार बनने जा रही है और ये नए सरकार कौन होंगे मैं समझना चाहूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद शुक्ला जी, नई सरकार का प्रारूप क्या होने जा रहा है आपके नजरिए में? मुझे जो एक सामान्य राजनीतिक नजर रखने वाले व्यक्ति के नाते मुझे ये लगता है कि 37 के आसपास मंत्री शपथ ले सकते हैं नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। इसमें मुझे लगता है कि जो शिवसेना का ब्रेकअवे है जिसको वो अपना शिवसेना बाला साहब कह रहे हैं, उनके पास लगभग 12 के आसपास मंत्रिमंडल 12 के पास मंत्री पद जा सकता है, 8 कैबिनेट और 4 स्टेट मिनिस्टर, और लगभग 25 के आसपास बीजेपी के हिस्से जाएगा, 20 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री। ये एक मोटा मोटी जो खाका मुझे लग रहा है। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव एक दो इधर उधर हो सकता है और इस पर चर्चा हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी केंद्रीय नेतृत्व से इस मामले में पूरा चर्चा करके और उसको कार्यान्वित करने के लिए आगे काम कर रहे हैं। अब गोवा में बैठक चल रही है एकनाथ शिंदे की, वो वहां पर अपने लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ क्या किस तरह की बातचीत चलेगी। तो ये एक आपस में चर्चा करके फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की एक बैठक होगी। उस बैठक में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा और उसके बाद फिर राज्यपाल से वो शपथ लेने का वक्त निर्धारित करवा करके और इस सरकार का गठन हो जाएगा। तो ये एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया। इसमें ऐसा कुछ मतलब ऐसी बात मैंने कुछ आपको नई बात बताई जो कोई नहीं जानता है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन एक दो चीज जरूर होगा कि
ये जो बात आ रही है कि ये सरकार को मैंडेट नहीं था, या ये थोड़ा सा मुझे इस पर जरूर कहना है जी। कि मैंडेट तो भाजपा और शिवसेना के लिए ही था, और बाद में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए जिसके कारण उद्धव ठाकरे सीन में आए। अन्यथा मैंडेट तो सबको मालूम है कि भाजपा और शिवसेना ने चुनाव मिलकर लड़ा था, और जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा और शिवसेना को कंबाइंड मैंडेट दिया था। अब बाद में चोरी छुपे आप एनसीपी से और कांग्रेस से समझौता कर लीजिए। देखिए, आइडियोलॉजिकली कांग्रेस और शिवसेना कहीं से एक साथ बैठने वाले राजनीतिक दल नहीं है, और ये 2.5 साल में नजर भी आया। महाराष्ट्र बीजेपी के जो, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, वो लगातार अपनी कांग्रेस की बात करते रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है कि ये मैंडेट बीजेपी और शिवसेना के लिए नहीं था। ये मैंडेट कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लिए था। ये मेरी थोड़ी इस पर असहमति है। जी मुस्कान जी। जी शुक्ला साहब, एक बात मैं और समझना चाहूंगी आपसे। इस समय जो चल रहा है देश में, ये जो महाराष्ट्र में हमने देखा सियासी संग्राम शुरू हुआ, इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का भी देखा है, कर्नाटक का भी देखा है, हमने राजस्थान में भी देखा किस तरीके से वहां पर भी कोशिश की गई। लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं, क्या नहीं लगता कि राजनीति में अब सिर्फ राजनीति रह गई है, जनता का जनादेश कहीं भी नहीं है? ठीक है, मैं इस बात को कहना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि प्रश्न आ गया तभी बात करूंगा। देखिए, कर्नाटक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन वो सीट का अंतर सिर्फ एक का था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ। और राजस्थान में डिसाइसिव मैंडेट था कांग्रेस के लिए। तो सॉरी, राजस्थान में डिसाइसिव मैंडेट था कांग्रेस के लिए। तो जब तक वहां पर इस तरह की स्थिति नहीं आती कि कांग्रेस के 2/3 विधायक सचिन पायलट के साथ जाते, तब तक वहां पर सरकार को जो कहा जाता कि टॉपल करना असंभव था। और इसी के कारण वहां पर शायद सरकार को वो नहीं किया जाए। दूसरा, वहां पर अशोक गहलोत एक मजबूत नेता हैं, वो कई बार के मुख्यमंत्री हैं, और इन सारे चीजों में उनको महारत है। तो वो सरकार अपनी बचा ले गए। अब आप महाराष्ट्र की बात करें और कर्नाटक की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें, तो कर्नाटक में बीजेपी के पास ज्यादा नंबर्स थे, लेकिन जोड़ करके दूसरी सरकार बनी। महाराष्ट्र में भी वही हुआ। जो बाद में कई बार होता है कि आप निर्णय ले लेते हैं, और आपको हाइंड साइड में, मतलब आप जब निर्णय ले लेते हैं तो फिर सोचते हैं कि नहीं, ये गलती है। वैसा ही रियलाइजेशन बहुत सारे जगहों पर हुआ। ये कोर्स करेक्शन है, ये उन लोगों का कोर्स करेक्शन है जिन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। दूसरा ये कि आप दूसरों को अगर दोष दे रहे हैं, मैं चाहे कर्नाटक के उन नेताओं की बात करें जिनके हाथ से सरकार चली गई, या महाराष्ट्र के उन नेताओं की बात की जाए जिनके हाथ से सरकार चली गई, वो ये कहें कि बीजेपी ने हमारे नेताओं को पोच किया, हमारे नेताओं को प्रलोभन दिया। तो भाई, प्रलोभन में आए क्यों? आप एक तरफा किसी पार्टी को जिम्मेदार क्यों सह सकते हैं? मतलब ये कि आप जो बात करते हैं कि आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आप एक उसकी बात करते हैं, आपके नेता प्रलोभन में आ गए, आपके नेता जो भी प्रलोभन है उसको स्वीकार कर लिए, तो आप अपना घर पहले संभालिएगा कि दूसरे के घर पर आक्रमण करना शुरू कीजिएगा। जी मुस्कान। रत्नाकर सिंह जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं शुक्ला साहब आपकी बातों पर। मैं रत्नाकर सिंह जी आप ही के पास आना चाहूंगी। आखिर क्या कारण है इस पर आपको इतनी हंसी आई? मतलब आप क्या सहमत नहीं है इस बात से? रत्नाकर सिंह जी, मुझे लग रहा है उन पर आवाज नहीं जा रही है। उन्होंने किया था कि उनको फोन की आवाज शायद नहीं आ रही है। जी रत्नाकर सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है।
संदीप दुबे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से कहा शुक्ला साहब ने, देखिए ये राजनीतिक जोड़ तोड़ जो चल रहा है इस समय, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, ये दोनों ही ऐसे राज्य है जहां पर दोनों ही पार्टियों की हमें तमाम चीजें देखने को मिल जाती है। आखिर क्या कारण है कि जनता जो जनादेश देती है उसका सम्मान ना करके हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो हमें चाहिए, हमें वो करना है जो राजनीति हमसे करवाना चाहती है? देखिए, बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि हम लोगों ने राजनीति में अपनी ईमानदारी, हम लोग दूसरे की ईमानदारी देखते हैं लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखते। और कांग्रेस की सबसे अच्छी विशेषता यही रही है कि कांग्रेस पहले से ही फूटी हुई है, पहले ही कांग्रेस अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रही है। कांग्रेस के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। अगर की जोड़ पा रहे हैं तो उसकी भी गलती भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी भी गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। देखिए, हम बेहतर एक जनादेश हमें जो प्राप्त था, उस जनादेश को हमें अच्छे तरीके से मूल रूप में स्थापित करने में जो हमारे शिव सैनिक के साथी हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हमने शिवसेना को तोड़ने की कोशिश, हमने बिल्कुल नहीं। कल उद्धव जी को पूरा मौका गवर्नर साहब ने दिया था, वो बहुमत अपना सिद्ध करते, कांग्रेस भी साथ थी, उन्होंने जिस दोस्ती करी है तो ये उनके आंतरिक मामले, उस आंतरिक मामले में मैं बिल्कुल कुछ भी प्रतिक्रिया देना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र की जनता खुश है, जनता से आप बात करिए। उन लोगों ने जो जनादेश दिया था महाराष्ट्र को लेके, उनको वो जनादेश के हिसाब से अपनी सरकार पाने में 2.5 साल लग गए। और आज स्थिति ये है कि वहाँ के लोगों को अपने जनप्रिय जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार मिलेगी, जिसके बाद वहाँ महाराष्ट्र के अंदर जो भी विकास है या जो भी सरकार एक रोड मैप तय करेगी, हमें वो 5 साल के काम 2.5 साल में करके देने होंगे। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि हमने जनता से वादा किया था। हम जब जनता के बीच वोट मांगने गए थे तो महाराष्ट्र को लेके हमारे मन में जो सपना था, हम दोनों दलों के लोगों ने उन सपनों को जनता के बीच ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी दुबे साहब, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो महाराष्ट्र के नए सरकार कौन होने जा रहे हैं, इसी पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप दुबे जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग राजनीति में अपने स्वरूप पे ध्यान नहीं देना, ये नहीं देख रहे कि हमें अपने अंदर क्या बदलाव करना है। हम दूसरे जो काम कर रहे हैं उस पर आरोप लगाते हैं, छिट्टाकशी करते हैं और जनता के बीच वैमनस्य की भावना फैलाते हैं। कांग्रेस अगर सही में अच्छा करना चाहती है इस देश में, तो कांग्रेस को अपने अंदर अपने लोगों को सोचने की जरूरत है। फिलहाल वो उनका मामला है, उनके परिवार का मामला है, मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का जो विषय है, आज 3 बजे हम सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं और हम जो सरकार ये होगी, ये चुनी हुई आम जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार है और ये सरकार महाराष्ट्र के लोगों के जन कल्याण में काम करेगी। और आपको देखने को मिलेगा कि जो महाराष्ट्र के लोगों को लगता था कि हमने किस लिए चुना था और कौन लोग आके हमारे ऊपर बैठ गए। मेरे मित्र कांग्रेस के रत्नाकर जी कह रहे थे कि जनादेश उन्हें भी मिला था, तो वो जो कौन सा जनादेश था जिस जनादेश के अनुरूप आपने सीताहरण किया था। आप इस चीज को अगर स्वीकार करें या न करें, लेकिन सच्चाई यही थी कि आम जनता हमेशा ठगी हुई आपके वजह से महसूस कर रही। आज आम जनता मुक्त है, आम जनता अपनी सरकार देख रही है, आम जनता की सरकार में अपनी भागीदारी है और जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, शुक्ला साहब की बातों पर आप काफी मुस्कुरा रहे थे, लगता है सहमत नहीं आप उनकी बातों से। दुबे साहब की बातों पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कह रहे थे अभी जो हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं कि आखिर में प्रलोभन दिया तो वो प्रलोभित क्यों हुए। मतलब प्रश्न ये है इनका कि ये गलत है तो दूसरे गलत क्यों हुए। अरे भाई साहब, आप तो उसी तरह से कह रहे हैं कि अगर हम सामने गोली चला रहे हैं तो आप हमारी गोली के सामने आए क्यों। तो ये इस तरह की बातें हुई और प्रलोभन ही नहीं दिया इन्होंने। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मुस्कान जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किया इन्होंने मंत्रियों के ऊपर, विधायकों के ऊपर आए दिन किसी न किसी मंत्री विधायक के ऊपर ईडी का नोटिस भेजा। तो एक तरफ तो ये डर दिखा रहे हैं कि अगर आप हमारे सुनबे में शामिल नहीं होंगे तो आपके ऊपर ईडी की जांच की जाएगी। दूसरी तरफ अगर ईडी की जांच से बचना चाहते हैं, आप इनके वॉशिंग मशीन में धुल के साफ सुथरा आना चाहते हैं, तो आपको मंत्री पद भी दिया जाएगा, आपको पैसा भी दिया जाएगा। तो ये डर और प्रलोभन दोनों किसको नहीं तोड़ देगा, ये बताइए।
तो ये भारतीय जनता पार्टी है। आप अगर इस तरह नहीं अगर तो अगर जिस तरह आपके से विधायक हमारा गलत होंगे इनका- तभी तो डरेंगे ना रत्नाकर सिंह जी। विधायक गलत होंगे, विधायक ईडी से तभी तो डरेंगे जब उन्होंने ऐसा काम किया होगा। आप भी वही कह रही हैं, मतलब वो गोली मारने के लिए सामने गोली मार रहे हैं और सामने कोई जब क्यों आप जब मेरे मैं गोली कहीं के पर सामने क्यों जब आ गए? कैसी बात कर रहे हैं आप रत्नाकर उसी सिंह तरह जी, से मैं कहीं अगर मुस्कान गलत जी, नहीं हूं तो मैं मुस्कान क्यों जी, डरूंगी किसी चीज से। मुस्कान जी इथिक्स की बात करिए, इथिक्स की बात करिए। यह सरकार जो है अभी अभी शरद पवार के ऊपर भी ईडी की जांच कराई गई थी और ममता बनर्जी के परिवार के ऊपर भी सीबीआई की जांच कराई गई थी और संजय राउत के ऊपर भी ईडी की जांच कराई गई। तो ईडी की जांच सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ऊपर क्यों, विपक्ष के लोगों के ऊपर ही क्यों? किसी नेता का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के है जिनके ऊपर तो ईडी की ये जांच सवाल कराई तो हम जाए, कई लेकिन बार वो- पूछ तो चुके वो हैं। जेल गया है। यहाँ पे गलत आरोप में दो मंत्रियों को जेल भेजा जाता है, जमानत नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र। और दूसरी बात, मैं अब दुबे जी की बात पे आना चाहता हूँ। दुबे जी कह रहे हैं, जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैं सुन पा रही हूँ, आपको अपनी बात रखें। जी, दुबे जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, ये इनके घर का झगड़ा है, भारतीय जनता पार्टी तो कोशिश नहीं की है इसको तोड़ने के लिए। आप जो है 100 चूहा खा के और बिल्ली चली हज को, यही कहना चाहते हैं। अरे भाई साहब, आधी रात को बड़ोदरा में जो मीटिंग होती है उसमें एक नाथ शिंदे और फडणवीस जी आते हैं और सुनने में तो ये भी आता है कि वहां पे गृह मंत्री भी उपस्थित थे। तो बड़ोदरा में आप आधी रात को मीटिंग करते हैं, आपके नेता आसाम जो होटल है भारतीय जनता पार्टी के, वहां पे नजर आते हैं और भारतीय बीजेपी शासित राज्यों में आप उनको शरणम गच्छामी करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा तो कोई हाथ ही नहीं है। वहां पे एक नाथ शिंदे जी जो है जो विधायकों का मीटिंग लेते हैं तो वो महाशक्ति पार्टी की बात करते हैं कि हमारे साथ महाशक्ति पार्टी। अब ये महाशक्ति पार्टी कौन है और ये आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। तो ये सारा घटनाक्रम जो है यही दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम दिन से ही इनका जो है मंशा थी कि इसको मायावी विकास आघाड़ी सरकार को गिराने की। आप क्यों आधी रात को उठाते हैं राज्यपाल को और भोर में सुबह में जाके आप शपथ ग्रहण का काम करते हैं? आप तो प्रथम दिन से ही कोशिश में लगे हुए थे कि इस सरकार को गिराया जाए। उस समय आप नाकाम हो गए, ठीक है, लेकिन आज आप सफल हो गए। लेकिन आप जो सफलता है ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। फिर वही जनता जनार्दन है, उसी के पास जाएंगे और जनता ये सब देख रही है। अभिमन्यु को तो छल से मारा जा सकता है, लेकिन अंततोगत्वा जीत पांडव की ही होती है और सत्य की ही जीत होती है। और असत्य जो ऑपरेशन लोटस है वो हारेगा, आज नहीं तो कल हारेगा। ये क्षणिक खुशी है, आप मुस्कुरा लीजिए। रावण भी इसी तरह हंसता था, इसी तरह मुस्कुराता था, लेकिन प्रभु श्री राम ने उनका वध किया, असत्य का वध किया और वही होने वाला है महाराष्ट्र में। चलिए ठीक है जी, ठीक है। आर्य रत्नाकर सिंह जी, एक बार फिर से आपके पास। दुबे साहब, आखिर ये महाशक्ति पार्टी कौन है, जरा बताइए दे आज। लगता है कि श्री राम के दर्शन हो गए, भगवान अगर आपको याद आने लगते हैं तो हमें और क्या चाहिए? हम ये तो चाहते हैं कि राम आपके मध्य बस जाए। नहीं, हिंदू तो आप ही लोग हैं, बाकी तो सब गैर हिंदू हैं। हिंदू आप ही लोग हैं, बाकी गैर हिंदू हैं सारे लोग। महाराष्ट्र में आप राम राम कह रहे हैं। राम का नाम लेके तो आप लोगों को, आपके कार्यकर्ता लोग मॉब लिंचिंग करते हैं। प्रभु श्री राम का नाम बदनाम कर दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने तो प्रभु श्री राम जो श्रद्धेय है हमारे, मैं खुद प्रभु श्री राम का वंशज हूँ, आपने प्रभु श्री राम का नाम बदनाम किया है। लोगों को जय श्री राम बोल के उनको मारते हैं, पीटते हैं। ठीक है। आप किस संस्कृति बात करते हैं और किस धर्म ठीक है रत्नाकर सिंह जी, आर्य एक बार सुन लीजिए। किसी देवता का नाम लेकर के आप किसी को मारिए, किसी को। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, आप बात एक बार पूरी सुन लीजिए दुबे साहब की, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। देखिए, इतना गुस्साने की जरूरत नहीं। मुझे पता है सरकार चली जाती है तो आदमी गुस्सा होता है और राम आपको याद आ गए, याद आ रहे हैं। अच्छा है, ये तो ईश्वर की कृपा है, हम सबके अंदर राम बसते हैं और उस राम की पूजा सबको करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने मुझे रावण भी बना दिया मेरे मुस्कान को। मैं तो इसलिए खुश हो रहा था, राम शब्द मेरे कानों में आ रहा था तो मुझे खुशी अनुभव हो रहा था और ये खुशी आपको बर्दाश्त नहीं। ठीक है, अच्छी बात है रत्नाकर भाई काम कर रहे हैं, उसको करना। मैं दो बातें स्पष्ट तौर से कहता हूँ, शायद हो सकता है किसी को बुरा न लगे और रत्नाकर भाई को बुरा नहीं। हम लोग अगर मेरे अंदर कोई कमी, उस कमी को कौन दूर करेगा? मैं प्रेम करूंगा, कोई और आके मेरी कमी तो नहीं कर सकता। आप मुझे चोर कहें तो मैं चोरी नहीं करता हूं तो मैं चोर हो जाऊंगा क्या? बिल्कुल।
सत्य है वो धारण करने की चीज है, या जनता के बीच हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। जो सूरज सुबह उगता है शाम को ढल जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये रत्नाकर जी की बात को मैं इस बात से भी कहना चाहता हूँ कि आपका सूरज ढल चुका है, आपका सूरज उगा था, आपको मौका मिला था, उस मौके का आपने दुरुपयोग किया, अब सूरज ढल गया। तो आज आप अगर बुराई भी कोई करता है तो उस बुराई को स्वीकार करिए, बेहतर आने वाले समय में करने की कोशिश करिए। आप ये नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? आप राष्ट्रवादियों को आईना दिखाएंगे, आप इस देश में उन लोगों को आईना दिखाएंगे जो इस देश के हित के बारे में सोचते हैं, उनको आप आईना दिखाएंगे। इस देश को जातियों के गणित में बांट के और जो शतरंज इस देश में कांग्रेस ने खेला, आप पार्टी ने खेला है, इस देश के किसी लोगों से छुपा नहीं है। आज उसी का राष्ट्रपति पद का किस आधार पर दिया है? भारत एक हो रहा है, पूरा भारत एक होके अपने बारे में सोच रहा है, तो आपको इसके लिए दिक्कत है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की आप बुराई करिए। ये परसेप्शन की पॉलिटिक्स इस देश में अब नहीं चलने वाली है। बताऊं, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है और ये बनने जो जा रही है, जो पूर्व की सरकारें थी, इस सरकार में दोनों में बहुत अंतर है। और इस अंतर को शायद रत्नाकर भाई इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कुर्सी के लिए सत्ता पे आना था, वहां के बैठ गए। ये हम कुर्सी के लिए सत्ता पे नहीं आ रहे हैं, हमारी वैचारिक लड़ाई है। जो विचार से हम जनता के बीच गए थे, जो प्रॉमिस हमने जनता के बीच किया था, हम वो प्रॉमिस को फुलफिल करने आ रहे हैं। हम बार बार फिर दोहरा रहे हैं कि जो काम 5 साल में हमें करने थे, हमारे आधे साल तो ऐसे ही आपने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को भ्रम में रख के, धोखे में रख के महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। अब हमें वो काम जो बचे हुए साल है उसमें पूरा करना है और जन आकांक्षाओं के अनुरूप ये सरकार होगी, बेहतर काम करके दिखाएंगे, का आदर्श रखेंगे, स्थापित करेंगे, ताकि कांग्रेस और बार बार हमें जितना कोस सकती है कोसे। और प्रभु श्री राम का नाम ये हमेशा लेते रहें, ये मैं इनको आशीर्वाद में इनसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके नाम लेने से आप कांग्रेस की हो सकती है वह तरनी पार लग जाए। ठीक है, चलिए रत्नाकर सिंह जी को आवाज़ नहीं मिल पा रही है, उनका फ़ोन दोबारा कनेक्ट करेंगे और जवाब उनसे लेंगे। शुक्ला साहब तब तक आपके पास मैं आना चाह रही हूँ। देखिए बीजेपी ये कह रही है, दुबे साहब ये कह रहे हैं कि हम पूरे जो भी हमने वायदे किए थे 5 साल के लिए, वो 5 साल के काम हम 2.5 साल में पूरे करेंगे। लेकिन एक बार जब सरकार बनती है उसके बाद हमने देखा, अभी विधानसभा चुनाव जब हुए उससे पहले भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले गए, चाहे फिर वो कांग्रेस शासित हो या बीजेपी शासित हो, मुख्यमंत्री बदले गए और अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में तो पूरा सत्ता परिवर्तन हो गया है। विभाग जो है वो भी अब बदलेंगे क्योंकि मंत्री बदलने जा रहे हैं, तो उनके विभाग भी हो सकता है कि बदले। अब जो नई कैबिनेट तैयार होगी, क्या इससे विकास के जो परिस्थितियां बनती है, जो हम पिछले 2.5 साल में विकास हुए, क्या वो काम बीच अधर में नहीं लटकेंगे? क्या वो जो काम है विकास के वो बीच में नहीं रुकेंगे? देखिए मुस्कान, मुझे लगता है कि विकास के काम लटकेंगे नहीं, विकास के काम में तेजी आएगी। मैं उसका एक बड़ा उदाहरण आपको दे दूं। जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, जिसको जो अभी सरकार गई, जिसने त्यागपत्र दिया है, उसने मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी शुक्ला साहब, एक बार फिर से लौटूंगे फौरन आपके पास और चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको महाराष्ट्र से, जहां पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आज बैठक करने जा रहे हैं। राज्यपाल कोश्यारी से भी आज दोपहर में उनकी मुलाकात होने वाली है, यानी कि आज सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। दोपहर 3 बजे राज्यपाल से मिलेंगे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे कैंप के विधायक दीपक केसरकर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आज दोपहर 3 बजे राज्यपाल से मुलाकात होगी। बीजेपी नेता फडणवीस शपथ ग्रहण की तारीख भी आज ही तय करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। फडणवीस और शिंदे आज दोपहर 3 बजे राज्यपाल कोश्यारी से मिलने जा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको महाराष्ट्र से दे रहे हैं, जहां पर राज्यपाल कोश्यारी से आज दोपहर एकनाथ शिंदे और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होने जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आज बैठक करेंगे, राज्यपाल कोश्यारी से आज वो मुलाकात करने जा रहे हैं। आज दोपहर में उनकी ये मुलाकात होगी और इसी मुलाकात की अगर बात करें तो सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। इससे पहले मंथन भी हो चुका है।
चलिए इसी पर चर्चा एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला साहब अपनी बात पूरी करिएगा और इस पर भी मैं प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। आज सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ही आज राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। जी, अभी अभी आपके साथ ही डिबेट में मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि आज ही मुलाकात दोनों करेंगे और राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। तो और यही मैंने बोला था कि मिलके और उसके बाद राज्यपाल से अनुरोध करेंगे कि सरकार के शपथ लेने का सरकार बनाने का जो तरीका है, जो तिथि है वो बताएं, समय बताएं। जी, तो वो वही यही तरीका है और उस तरीके से ही दोनों नेता आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके मूल प्रश्न पर आता हूं। ब्रेक से पहले आपने जो मुझसे प्रश्न किया था कि डेवलपमेंट का क्या होगा, डेवलपमेंट जो 5 साल के लिए जिस सरकार को मैंडेट मिला था उसको 2.5 साल में डेवलपमेंट का करना होगा। मैं बता रहा हूं, बुलेट ट्रेन पर जो जिस तरह से बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो हिस्सा महाराष्ट्र में है उसको रोक दिया गया था, उसमें बहुत सारे विधानसभा से इन्वायरमेंट क्लियरेंस को लेकर के, वो प्रोजेक्ट गुजरात का हिस्सा जो है वो पूरा होने के उस पर है, काफी कुछ आगे बढ़ गया है, लेकिन महाराष्ट्र में रुका हुआ है। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए कि सरकार एक ऐसी थी जो बीजेपी के खिलाफ बनी थी, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए रोक दिए गए कि उसको रोकना था, उसके पीछे कोई मंशा नहीं थी। तो मुझे लगता है कि कम से कम इस मंशा का, ये जो मंशा था कि बीजेपी के जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें बीजेपी को क्रेडिट मिल सकता है, वो प्रोजेक्ट हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। उस मंशा से महाराष्ट्र सरकार को मुक्ति मिलेगी। मैं अपने कांग्रेस के मित्र से एक बात पर सहमति जताते हुए कुछ बात कहना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि जो केंद्र में सरकार होती है, जो बहुत पावरफुल सरकार होती है, वो ईडी का इस्तेमाल करती है और यूपीए के समय ही पिंजरे में बंद तोता बोला गया था सीबीआई को। अब मैं सिर्फ मित्र से अपने ये जानना चाहूंगा कि अनिल देशमुख इनके मंत्री हैं, वो 8 महीने तक 9 महीने तक भागते रहे। इतनी नाकारा पुलिस है महाराष्ट्र की कि उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई, पता नहीं लगा पाई। एक परमवीर सिंह आईपीएस अधिकारी हैं, वो गायब हो गए और उन्होंने चंडीगढ़ जाकर के ट्विटर पर बताया कि मैं चंडीगढ़ में हूं। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही। नवाब मलिक को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, किन आदेशों पर गिरफ्तार किया गया। एक और बात है जो मेरा प्रश्न नहीं है, जिस पर मेरा ऑब्जेक्शन है, जमानत नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये कि सरकार जुडिशरी पर प्रिवेल कर रही है। अगर जिस दिन सरकार जुडिशरी पर प्रिवेल करने लगेगी, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो कांग्रेस का ऑल पावरफुल रिजीम रहा है, वहां तो सब कुछ हो रहा है। अगर जुडिशरी पर भी सरकार प्रिवेल करने लग रही है, मतलब आप जुडिशरी को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जो उचित नहीं है। बाकी आप जिन सरकारों को जहां पर आपको लग रहा है उसकी आलोचना करें, लेकिन इंस्टीट्यूशंस पर, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर सबको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, उस पर जरूर धैर्य रखना चाहिए। जुडिशरी पर यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि वो बीजेपी के प्रभाव में किसी को जमानत नहीं दे रही है। एक और मसला है मुस्कान, जो मैं थोड़ा वो डिविएट होगा लेकिन मैं कही देना चाह रहा हूं। राजस्थान में दंगों में सबसे बड़ा जो व्यक्ति नाम उभर के आया था, जिसका नाम मतलूक अहमद था, अब तक गायब है, अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो मतलब ये कि पुलिस की मिलीभगत है। रत्नाकर सिंह जी, प्रतिक्रिया आपकी, आप ही से सवाल चाहिए सारे। हाँ। देखिए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आज परिस्थितियां देश में किस प्रकार हो रही हैं, किस प्रकार जो है, देखिए वैमनस्य की भावना एक दूसरे से मैं आ रही हूँ रत्नाकर सिंह, एक बार फिर से आ रही हूँ आपके पास, खड़ा कर रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि नफरत की ये आंधी की शुरुआत किसने किया है। नफरत की आंधी की शुरुआत ये इनके ही नेता जो है और इनके ही प्रवक्ताओं ने शुरू किया है। नुपुर शर्मा, अभी तक उस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। महाराष्ट्र, सुन लीजिए बात पूरी,
तो महाराष्ट्र से पुलिस गई खोजने के लिए दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में मिली नहीं वो। लेकिन 4 साल पहले कोई व्यक्ति अगर ट्वीट किया हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है, और वह व्यक्ति जो अल्ट न्यूज चलाता है, जो फैक्ट चेकर्स है, जो फैक्ट सच्चाई को सामने रखता है, क्योंकि इनकी सच्चाइयों को बराबर उजागर करता आ रहा था, तो उसको तो तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, जो व्यक्ति इस देश में नफरत की बुनियाद है, बीज बोया है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं हो पाई है। दूसरी चीज मैं आप कहना चाहूंगा मैं ये कि मुस्कान जी देखिए, आज जितने भी देश भर में दंगे हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई का हाथ है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम सदन में प्रश्न भी पूछते हैं कि आप पीएफआई पे बैन क्यों नहीं उठाते हैं, तो ये सरकार चुप रहती है, क्योंकि इनका राजनीतिक फायदा है। अगर पीएफआई पे बैन कर देंगे तो ये जो धार्मिक हिंसा जो घटनाएं होती है वो उस पर लगाम लग जाएगा। तो ये मेरा प्रश्न ये है पत्रकार बंधु से और भारतीय जनता पार्टी से भी कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी सच्ची है तो ये नफरत फैलाने वाली जो पीएफआई जैसी एजेंसियां हैं उनके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाती है। ये ठीक है रत्नाकर सिंह जी, आपने ये कह रहे थे कि संवैधानिक, दूसरी चीज ये कह रहे थे कि संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। भाई देखिए, जब संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोगों के अंदर और राज करने की लालसा मन में आ जाती है तो वो फैसले जो होते हैं कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण होने लगते हैं। मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ। रंजन गोगोई, शायद आपने पूर्व जज जो हमारे थे उनका नाम सुना होगा इन लोगों ने, कि किस प्रकार उनके ऊपर जो है उन्होंने विवादित फैसले को रिटायरमेंट से पहले उसको फैसला दिया था, और फैसले के 3 महीने के अंदर ही, जबकि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है उसको 3 महीने के अंदर किसी भी सरकारी जो है सदस्यता नहीं दिया जा सकता। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, बहरहाल मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर से, लेकिन अगर इस मुद्दे पर जाए नुपुर शर्मा वाले पर तो ये लंबा मुद्दा बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहरहाल चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह जी, नुपुर शर्मा की आप बात कर रहे थे, मैं नहीं जाना चाह रही हूँ उस बात पर, क्योंकि वो मसला अगर वहां पर जाए हम तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि उससे पहले शिवलिंग के बारे में किस तरीके से कहा गया था, आपने सुनी तमाम बातें, जो कहा गया कि इंडिया गेट के पास शिवलिंग जो है बहुत रखे गए हैं, वो डिबेट की बात थी और वहां पर इस तरीके की डिबेट में बातें होती रहती है। वो अलग बात है कि अगर किसी धर्म की भावनाएं आहत होती हैं तो वो इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। बहरहाल मुद्दे पर वापस आइए आप। देखिए क्या है, बीजेपी में अगर कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह का अगर वक्तव्य देता है तो निश्चित रूप से उसमें गंभीरता होनी चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर इस तरह का किसी भी धर्म के धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करता है तो उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करते हैं ना। वो आप देखिए अभी नुपुर शर्मा पे क्या हो रहा है, देख लीजिए। ठीक है, मैं छोड़िए, नुपुर शर्मा पर नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र की बात करिए रत्नाकर सिंह जी। वो मुद्दा फिर बहुत लंबा हो जाएगा, समय भी समाप्त होता जा रहा है। देखिए जो मैं महाराष्ट्र पे बात कर लेता हूँ। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार जो है पिछले 2.5 सालों में उसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जब सरकार बनी थी उसके कुछ महीनों के बाद ही कोविड आ गया था, तो जो 2 साल का दरमियान था तो वो तो ज्यादातर कोविड टाइम में ही निकल गया, लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी की सरकार ने किस प्रकार कोविड पे यहाँ पे विजय हासिल किया। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई एक बहुत ही अधिक घनत्व वाला शहर है जहाँ पे। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, मैं रोकना चाह रही हूँ आपको, फौरन लौटूंगे। इसी बीच अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुना देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम गृह मंत्री जी से बात भी करेंगे। गुलाब चंद कटारिया जी आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका सहयोग भी लेंगे। हम चाहेंगे कि एनआईए सुनिए आप लोग, हम चाहेंगे देश के अंदर एनआईए का बड़ा काम है, विस्तार का काम है और बहुत गहराई जाती है, टाइम लगता है। हम चाहेंगे कि ऐसा है जिसने हत्या की है उन्होंने साथ में वीडियो बनाया है। इसका मतलब है शर्फुद्दीन गवाह खुद ही बन गए, आई बैठे वो खुद ही हैं, उन्होंने वीडियो बनाया है। तो इसको इसी रूप में एनआईए को चाहिए। हम मुझे रिक्वेस्ट भी करेंगे इस केस को फास्ट ट्रैक पे ले, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी चालान पेश हो, पूरी फॉर्मेलिटी हो के सजा घोषित हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। जैसे हमने एसओजी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से राजस्थान ने पॉस्को एक्ट के अंतर्गत 9 लोगों को फांसी की सजा दिलवाई है फास्ट ट्रैक के अंदर। 123 के अंतर्गत मेरे ख्याल से आजीवन कारावास हुई है। ये केस भी बहुत संगीन केस है। हम चाहेंगे कि उसको इसी रूप में लेकर के एनआईए टाइम बाउंड इसको 1 महीने के अंदर अंदर क्या सजा मिल सकती है,
क्योंकि लोगों में जो आक्रोश है, लोगों की भावना ये है कि इस केस के अंदर फास्ट ट्रैक में पूरी प्रोसेस होके जल्दी सजा मिले, ये कोशिश है। इसलिए इसी रूप में हम इसको ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें एनआईए समझ जाएगी प्रदेशवासियों की, देशवासियों की भावना क्या है, इस रूप में काम ले रहे हैं। कार्रवाई नहीं करने का आवेदन दिया था उन्होंने, कार्रवाई नहीं, ये बोल रहे हैं। देखिए बात सुनिए, देखिए ऐसे वक्त में आरोप लगाना स्वाभाविक है। देखिए, पर जब एसओजी ने काम हाथ में लिया था तब भी वो गहरे ही जाती। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत सरकार की है, वो भी निष्पक्ष जांच करेगी। उनको तमाम पहलुओं पर जांच तो होगी, लेकिन जांच चलेगी सर। आपकी पुलिस तमाम सुरक्षा क्यों नहीं दी? पंजाब ये बोल रहा था। तमाम जो पहलुओं पर गहराई से जांच करके वो फैसला करेगी। उसी रूप में वो फैसला होगा, जांच पूरी होगी, वो एनआईए खुद करेगी अब जांच। हम तो खाली उनको सहयोग करेंगे। तो निष्पक्ष जांच होगी, भारत सरकार एजेंसी है, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हमारा सवाल ये है कि सुरक्षा नहीं दी गई है, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? वो भी एनआईए में आ जाएगा। अगर दी गई है, कम दी गई है, ज्यादा दी गई है, वो तमाम जो है जांच एनआईए को जब मिल गया केस तो हमें विश्वास करना चाहिए हमारी एजेंसी उनको सहयोग करेगी। एसओजी, एटीएस जांच करेगी, एनआईए, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। अगर जांच होगी, अगर सुरक्षा दी गई होती तो शायद कन्हैया लाल जिंदा होता। मैं आपको जांच का विषय नहीं है, आप ठीक कह रहे हो। सर, आपको इसके लिए भी जांच चाहिए कि अगर सुरक्षा दी जाती तो कन्हैया लाल की जान नहीं जाती। तो जांच में मालूम पड़ेगा ना, जो आप कह रहे हो। जो भी है चूक हुई है, जांच में सामने आ जाएगी। जो भी आप कह रहे हो, आरोप लगा रहे हैं, आप अपने शब्दों से मान क्यों नहीं रहे कि आपकी पुलिस से चूक हुई है? जो भी आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, उनका जवाब यही है, जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करेगी तो वो पहलू भी आ जाएगा। कहीं कमी रही है पुलिस की क्या? एक सवाल, क्या आप मानते हैं कमी नहीं है क्या? उसी रूप में ये फैसला होगा। ठीक है, धन्यवाद। गृहमंत्री हैं, क्या मानते हैं पुलिस चूक हुई है? तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे और सुन रहे थे सीएम अशोक गहलोत को, जो अभी उदयपुर में हैं और कन्हैया लाल के परिवार से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने तमाम बातें कही और जांच के भी इसमें आदेश उन्होंने दे दिए हैं। बहरहाल चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, समय समाप्त हो जा रहा है। रत्नाकर सिंह जी, अपना आखिरी कमेंट आप रखते हैं। रत्नाकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। शुक्ला साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 मुस्कान जी, समय समाप्त होता जा रहा है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपना आखिरी कमेंट आप भी रखें। नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन ये कहना चाहूँगा कि रत्नाकर जी हालांकि चले गए हैं डिबेट से। उन्होंने एक जुमला बोला था कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो ये मैं उनसे जरूर पूछता कि वो बबूल का पेड़ 2014 में बोया गया था या 1947 में बोया गया था या कब बोया गया था, ये बता देते तो बेहतर था। खैर, एक और मसला था, शायद वो तैयारी करके नहीं आते हैं। रंगनाथ मिश्रा को 1984 के दंगों के क्लीन चिट देने पर राज्यसभा भेजा गया था और मैं लगभग 4-5 ऐसे सुप्रीम कोर्ट के नेताओं के नाम गिना सकता हूं जिनको ऐसा किया गया था। ये इस पर मुझे लगता है कि बहुत लंबी बहस हो सकती है। मेरा प्रश्न उनको सिर्फ ये था कि जुडिशियरी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को आप क्वेश्चन कीजिए, जुडिशियरी को क्वेश्चन करने से बचना चाहिए। जी मुस्कान। ठीक है, दुबे जी, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका भी, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास। महाराष्ट्र में उत्सव का माहौल है और उत्सव विकास का होगा। उत्सव आम जन की जो भागीदारी थी राजनीति में, जो लोग स्वप्न देखते कि जब तारीख गुलशन की तो हमें याद रखना, हमने भी उठाए अपना, वो दिन आ गया है। अब प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और हम सब वासियों का सपना पूरा करने की सरकार सफल होगी। इसी आशा के साथ
मैं सभी महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इस सरकार पे विश्वास अपना बना के रखा है और वहाँ पास पे खड़े हैं। ठीक है दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्ला साहब, रत्नाकर सिंह जी और दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक थी वो आपको पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करेंगे और उसके बाद राज्यपाल कोश्यारी से मिलने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और उसके बाद महाराष्ट्र में अगले 2.5 साल के लिए नई सरकार का गठन होगा और उस 2.5 साल में इस नई सरकार को 5 साल के काम करने होंगे। देखना होगा कि महाराष्ट्र का विकास किस परवान चढ़ता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।